हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज प्लांट वाटर एंड रिलेशन। और इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मार्क्स का है और ये वीडियो स्पेशली एचएससी बोर्ड्स 2025 के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा लास्ट ईयर के वीडियोस देख सकते हैं। पिछली साल हमने जो एमएचटी सीईटी का कंटेंट प्रोवाइड किया था वो देख सकते हैं, या बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं एमएचटी सीईटी के लिए स्पेसिफिकली कुछ न्यू कंटेंट लेकर आने वाली हूँ, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री मटेरियल यूज करना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप डाउनलोड करके लॉग इन कर उसमें बहुत सारा फ्री मटेरियल हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना है एमएचटी सीईटी के लिए, एमएच बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए, तो आप हमारा मॉक टेस्ट भी रेफर कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर के साथ। अभी इस चैप्टर में से हम कौन से टॉपिक्स नहीं करेंगे वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। टॉपिक नंबर 6.6, टॉपिक नंबर 6.8, टॉपिक नंबर 6.10, 6.11, 6.12, ये 5 टॉपिक्स हम नहीं करने वाले हैं। तो टॉपिक नंबर 6.1 से लेकर 6.5 तक हम करेंगे, फिर टॉपिक नंबर 6.7 हम करेंगे, और फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 6.9 एंड 6.13, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करने वाले हैं। ये टॉपिक्स क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि लास्ट 3 साल के बोर्ड पेपर्स में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सीईटी के लिए प्रिपेयर करता है तो सीईटी के लिए ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। सीईटी के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के लिए इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो अगर आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लास्ट ईयर का वीडियो देखो, अगर आप बोर्ड्स का लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और हमने लास्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया था और आपका रिस्पांस ऐसा था कि मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर लेक्चर दूं ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो सके और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन भी कर सको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई जस्ट स्टैंड हियर, ठीक है? ओके चलो। अब देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमको क्या दिया गया है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हम लास्ट ईयर का बोर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, गिव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिर 2023 में आपको वापस से वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर थर्मल बफर के जैसे क्यों एक्ट करता है। और 2024 में डायरेक्ट आपको फैक्टर्स पूछे गए थे। तो 2023 और 2022 वाटर के डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आपको पूछी गई थी, इसीलिए मैं डायरेक्ट वाटर की प्रॉपर्टीज से ही स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात तो प्लांट को जो भी इसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए जैसे वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, खाना, गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, रेस्पिरेशन हो सके, ये सारी चीजें हमारे प्लांट्स को अपने एनवायरनमेंट से मिल जाती है। उसमें से वाटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना वाटर के ना फोटोसिंथेसिस होगा ना रेस्पिरेशन होगा, कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और अगर वाटर ही अनअवेलेबल है तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। और इसीलिए वाटर को हम एलिक्सिर ऑफ लाइफ बोलते हैं। एलिक्सिर ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि बिना पानी के जीवन ही नहीं है, जल ही जीवन, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि 90 to 95% ऑफ द प्लांट सेल्स के अंदर हमको पानी ही देखने को मिलता है। 90 to 95% ऑफ प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वाटर। दे हेल्प टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल एंड द शेप ऑफ द प्लांट सेल। टर्जिडिटी मतलब क्या होता है? इस चैप्टर में 2 वर्ड बार बार यूज होने वाले हैं, एक है टर्गर प्रेशर का वर्ड और एक है फ्लैसिड। टर्जिडिटी यानी जब हमारा सेल पानी पीकर फूक जाता है, जैसे कि अगर मैंने ड्राई किशमिश को पानी में डाल दिया तो किशमिश फूक जाती है, उसको बोलते हैं टर्जिड हो जाना। और अगर मैंने अंगूर को धूप में सुखा दिया और उसके अंदर का पानी निकल गया तो उसको बोलेंगे फ्लैसिड, ठीक है? अभी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर के 5 प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर बताई गई है, जिसमें से पहले प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल स्टेट एंड सॉल्वेंट अवेलेबिलिटीज, यानी कि वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाटर कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है? नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है बहुत सारे सॉल्यूट के लिए, मतलब ऑयल को छोड़कर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाती है। 99% केमिकल्स इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें वाटर का तो इट इज केमिकली इनर्ट। हमारा जो वाटर है इसका पीएच न्यूट्रल है, तो ये इनर्ट मॉलिक्यूल है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। इट हैज न्यूट्रल पीएच और ये इजीली किसी भी केमिकल के साथ हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट किसी के साथ नहीं करेगा। ये एक प्रॉपर आइडियल मीडियम के जैसा काम करेगा। इट इज used as a medium for biochemical reactions and it also helps in transport of nutrients. Thermal properties,
थर्मल प्रॉपर्टीज यानी टेम्परेचर प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बोले तो वाटर का स्पेसिफिक हीट वाला फीचर भी काफी ज्यादा हाई होता है। स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है कि वाटर का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इफ आई वांट टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ द वाटर, इट नीड्स अ लॉट ऑफ हीट। इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट वाटर इनटू गैशियस फॉर्म, अगर मुझे पानी को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो भी मुझे काफी ज्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर मुझे वाटर को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है यानी पानी को बर्फ में जमाना है तो भी मुझे टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी वाटर को आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना चाहते हो, लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में, तो हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है उसको हम थर्मल बफर बोलते हैं। क्योंकि वाटर जल्दी चेंज नहीं होगा, आसानी से चेंज नहीं होगा, जब तक पैरामीटर्स, जब तक कंडीशंस एक्सट्रीमली चेंज नहीं हो जाते तब तक अपना वाटर न्यूट्रल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रोल इन फोटोसिंथेसिस, अब वाटर का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है? इट इज अ की रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसा है, CO2 प्लस H2O विल गिव अस C6H12O6 एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो यहाँ पर वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, जिसकी वजह से इनके बीच की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए दे हैव हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर की और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज बताई गई है। वाटर का कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अधेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अदर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका सरफेस टेंशन कैपेसिटी भी हाई है, जिसकी वजह से ये इजीली कैपिलरी के फॉर्म में ऊपर जा सकता है। it enables it to rise in capillaries, a crucial factor which links physical and biological processes। यानी कि हमको वाटर के ये सारे प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। तो आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आया और अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, टॉपिक नंबर 6.2 वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम। क्योंकि 2022, 2023, 2024 तीनों साल ये डायग्राम्स आपको बोर्ड्स में पूछा गया है। ये देखो, 2022 में आपको रूट हेयर का डायग्राम पूछा गया था, 2023 में आपको रूट हेयर का डायग्राम पूछा गया था और 2024 में नहीं पूछा गया। तो हो सकता है कि अब 2025 में आपको पूछे। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से ये डायग्राम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो अब ये जो रूट वाला टॉपिक है, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वाटर प्लांट्स में कहां पर एब्जॉर्ब होता है। तो कहां पर प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब होता है? इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द रूट। इसका फंक्शन क्या है? वाटर का मतलब रूट का फंक्शन क्या है? रूट कैसे पानी एब्जॉर्ब करता है? सो रूट्स का मेन फंक्शन है वाटर एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, स्पेशली जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, फ्रॉम द सॉइल इन लिक्विड फॉर्म। ऑब्वियसली पानी लिक्विड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होगा प्लांट्स के अंदर। इन एपिफाइटिक प्लांट्स, एपिफाइटिक प्लांट्स मतलब क्या होता है? ऐसा कोई प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर लटकता है। मतलब समझो दिस इज द मेन प्लांट और इस प्लांट की ब्रांच पे अगर कोई दूसरा प्लांट ऐसे लटक रहा है तो इस प्लांट को मैं बोलूंगी एपिफाइटिक प्लांट्स। इन एपिफाइटिक प्लांट्स के पास एक स्पेशल टाइप की रूट होती है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू। ये वेलामेंट टिश्यू सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू से बनता है, जो आजू बाजू के एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये अपने वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। जो एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कि ऑर्किड्स, ये एग्जांपल आपको सीईटी में पूछा जा सकता है। These plants try to absorb water as water vapor because they have a special tissue called velamen tissue। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। रूट हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में हमको क्या क्या पता है? रूट हेयर अपने साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है। मतलब समझो ये मेरा रूट है, रूट के पास जो ये सेल होते हैं, these cells are called as epidermal cells। इनको आप एपिडर्मल सेल्स भी बोल सकते हो या एपीब्लेमा सेल्स भी बोल सकते हो। जब ये सेल्स अंदर से एक्सटेंड होते हैं तो ऐसा हमारा रूट हेयर का स्ट्रक्चर बनता है और यहीं पर हमारा एब्जॉर्प्शन जोन होता है। मतलब हमारा जो रूट है, जहां पे रूट हेयर जोन है वहीं पर हमारा वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स एट द रूट हेयर जोन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? ये जो रूट हेयर है ये कितना लंबा होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 मिलीमीटर, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है।
ताजा ताजा झाड़ जब आप उखाड़ते हो तो आपको रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। इसका अपीयरेंस कैसे होता है? इट इज कलरलेस, व्हाइट, ट्रांसपेरेंट होता है, या अगर ताजा ताजा पेड़ आपने उखाड़ा है तो आपको थोड़ा सा पिंकिश कलर का देखने मिलेगा ये। सो इट इज कलरलेस, इट इज अनब्रांच्ड, ओके, मतलब इसकी ब्रांचेस वगैरह नहीं होती है इस रूट हेयर की, और ये जल्दी मर जाता है, जल्दी ड्राई हो जाता है, इसको शॉर्ट लिव्ड बोलते हैं। काफी नाजुक होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये रूट हेयर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसकी जो सेल वॉल है, इसकी जो आउटर लेयर है, ये सेल वॉल दिखने में सिंगल लेयर है, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ये डबल लेयर से बनती है। तो सेल वॉल जो 2 लेयर से बनी है, उसमें से जो आउटर लेयर है उसको बोलेंगे पेक्टिन। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, ओपी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आप ऐसा बोलते हो ना, ओपी गर्ल्स, ओपी बॉयज, वैसे। तो आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। दिस स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी। ये स्टेटमेंट सीईटी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आया ना हो एग्जाम में, हर बार ये स्टेटमेंट आता है। सो आउटर लेयर ऑफ रूट हेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आईसी, फिजिक्स के सेमीकंडक्टर चैप्टर में आपने आईसी पढ़ा होगा। एंड दिस इज फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर बारी आती है सेल मेम्ब्रेन की, मतलब ये अगर अपना रूट हेयर का स्ट्रक्चर है तो इसके पास 2 लेयर है, ये आउटर लेयर सेल वॉल है, ये डबल लेयर से बनती है, ये फ्रीली परमिएबल है। और जो इसके अंदर जो लेयर है, सेकंड लेयर, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये सिर्फ कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। एंड लास्ट में आता है अपना साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। यहाँ पे अपना आ जाता है वैक्यूल, ये अपना वैक्यूल है, और ये साइड साइड में अपना साइटोप्लाज्म है। सो अ थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंड्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी बीच में यहाँ पर ये वैक्यूल है जहाँ पे आपका फूड स्टोर होगा, लिपिड स्टोर होगा, वेस्ट स्टोर होगा, और ये साइड साइड में साइटोप्लाज्म है। तो मुझे याद है आपको 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसमें बोला गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया लेबल करो अच्छे से, वैक्यूल बनाओ लेबल करो, और साइटोप्लाज्म बनाओ लेबल करो। ये देखो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछते हैं 3 मार्क्स के लिए। हाँ, ये देखो, ड्रॉ नीट एंड प्रोपोर्शनेट डायग्राम ऑफ रूट हेयर, मतलब आपको ऐसा रूट हेयर का डायग्राम बनाना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या लेबल करना है, यू हैव टू लेबल माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऐसे जहां पर भी आप वैक्यूल बना रहे हो, ये वैक्यूल है, अगर इफ दिस इज द वैक्यूल, तो इसके आसपास में माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ। आपको न्यूक्लियस भी बनाना है और आपको वैक्यूल भी बताना है। तो आप ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, मैं बार बार बोल रही हूँ ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑप्शन में मत छोड़ना। So this is the nucleus, this is the vacuole and this is the mitochondria and this is the cytoplasm, ठीक है, ओके। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। रूट हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन में कैसे फंक्शन करते हैं? रूट हेयर एनहांस द सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल अपटेक। रूट हेयर के वजह से ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, जिसकी वजह से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो पाता है विद द हेल्प ऑफ इम्बिबिशन प्रोसीजर। इम्बिबिशन प्रोसीजर मतलब क्या होता है? आप समझो आप वटाना पानी में फुलाने के लिए रख रहे हो, सोक करने के लिए रख रहे हो, तो आप 8 घंटे के बाद देखोगे कि वटाने ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, किशमिश ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये किसके वजह से होता है? इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ इम्बिबिशन प्रोसेस, जहां पे हमको क्या दिखाई देता है? वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू अट्रैक्शन। एफिनिटी मींस अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड सेल वॉल कंपोनेंट्स, एंड दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मेक्स रूट्स एफिशिएंट इन सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। तो ये रूट हेयर के वजह से ही हमारे प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। अगर प्लांट्स के पास रूट हेयर नहीं होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं होगा। यह था अपना टॉपिक नंबर 6.2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 6.3 में। अब 6.3 में बहुत सिंपल टॉपिक बताया गया है और ये भी सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया गया है? वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। कौन सा वाटर अवेलेबल होता है रूट्स के लिए? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर मतलब क्या होता है? अगर ये मेरा रूट है तो इसके आजू बाजू की जो सॉइल है, ये जो सॉइल वाला एनवायरमेंट है, इसको हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर यानी हमारे रूट के आसपास का इलाका। सॉइल वाटर एग्जिस्ट इन 4 फॉर्म्स। तो हमारे इस सॉइल में जो पानी है वो पानी हमको 4 टाइप में देखने को मिलता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड कंबाइन वाटर, जो केमिकल्स के साथ कंबाइन हो जाता है। ऐसे 4 अलग अलग टाइप का वाटर हमको देखने मिलता है। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से ये साइड साइड में सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में से घुस के नीचे चला जाता है, रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, मतलब ये पानी रुकता ही नहीं है, ये पानी सीधा नीचे चला जाता है ग्रेविटी की वजह से। सो दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट एब्जॉर्प्शन। दूसरा आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? जो सॉइल पार्टिकल्स के साथ चिपक जाता है। तो अभी अगर ये चीज सॉइल पार्टिकल के साथ चिपक गई तो मेरे रूट के लिए ये वाटर अवेलेबल ही नहीं रहेगा। सो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ऑनटू द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स
एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट एब्जॉर्प्शन। कंबाइंड वाटर क्या होता है, जो सॉइल के केमिकल्स के साथ कंबाइन हो जाता है, लाइक सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। अब जो वाटर मॉलिक्यूल केमिकल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो रूट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो लास्ट में हमारे पास जो थोड़ा बहुत बचा कुचा वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है, ये जो बीच बीच का वाटर मॉलिक्यूल है, जो थोड़ा बहुत बच जाता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। इट इज प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड ओनली दिस वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट एब्जॉर्प्शन। सो कैपिलरी वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, क्योंकि यही पानी प्लांट के लिए अवेलेबल है। तो आपको 2022 में चारों वाटर का डेफिनेशन पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। ये देखो, डिफाइन द फॉलोइंग, सॉरी हाफ मार्क्स के लिए, ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स और ये हाफ मार्क्स। सीईटी में आपको एमसीक्यू पूछा जाता है, विच वाटर इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अपना 6.1, ये हो गया 6.2 और ये हो गया 6.3। स्टार्टिंग के 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी देखो, ये हो गया आपका वाटर एज थर्मल बफर, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 6.1, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 6.2, ओके। एंड हाउ इम्बिबिशन, ये तो अभी आएगा नेक्स्ट टॉपिक 6.4 में से। तो टॉपिक नंबर 6.1, 6.2, 6.3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ, दैट इज 6.4। हाँ, ये वाला टॉपिक, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। ऑलराइट, तो अब 6.4 में हमें क्या बताया जा रहा है, 4 प्रोसेसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। पहले तो देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। आपको 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, ये एमसीक्यू 6.4 वाले टॉपिक में से है। इम्बिबिशन प्रोसेस क्या होता है उसका डेफिनेशन पूछा गया है 2023 में, और इम्बिबिशन कैसे होता है उसका आपको एक्सप्लेनेशन पूछा है। ओके, बस ये 2 चीजें आपको, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो 6.4 वाला टॉपिक देखते हैं, क्या बताया गया है हमको यहाँ पे। सबसे पहला डेफिनेशन, इम्बिबिशन। अभी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इम्बिबिशन मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल किसी सॉलिड सब्सटेंस के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, मतलब इम्बिबिशन हमको उन मॉलिक्यूल्स में देखने मिलता है जो मॉलिक्यूल्स वाटर लविंग होते हैं। सो दिस प्रोसेस अकर्स बिटवीन हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स मतलब क्या होते हैं, वाटर लविंग सब्सटेंसेस, जैसे कि पेक्टिन, सेल्यूलोज, ये सब रूट हेयर में प्रेजेंट है। दे कैन इजीली बाइंड विथ वाटर, दे कैन इजीली एब्जॉर्ब वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली एब्जॉर्ब्ड विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जब अपने सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ चिपकते हैं तो ये सोल्यूशन नहीं बनाते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर सेटल हो जाते हैं। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज, मतलब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन। एंड इसका मेन एग्जांपल आप याद रखो, देखो एग्जांपल से याद रखो तो आपको इजीली समझ में आएगा। सोकिंग सीड्स, स्वेलिंग रेजिन, जैसे कडधान्य जेव्हा आपण पाण्यात ठेवतो आणि दुसऱ्या दिवशी बघतो तर ते सगळे कडधान्य, राजमा बीन, मूग, मटकी ती फुगलेली असते, याने पाणी उसमें चला गया है, पाणी आतमध्ये शिरलेलं आहे। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन। क्योंकि सोल्यूशन मतलब क्या होता है, जब आप शुगर को वाटर के साथ मिक्स करते हो तो आपको एक सोल्यूशन मिलता है, पण जेव्हा आपण कडधान्य सोक करायला ठेवतो तेव्हा कडधान्य मेल्ट नाही ना होत, ते पाणी एब्जॉर्ब करतात। एब्जॉर्प्शन यानी सोल्यूशन बनाना और एब्जॉर्प्शन यानी सरफेस के साथ अटैच होना। सो यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या क्या आएगा इम्बिबिशन का, सोकिंग ऑफ सीड्स, स्वेलिंग रेजिन, किशमिश जेव्हा आपण पाण्यात ठेवतो तर ते पाण्यासोबत बॉन्ड बनवून ते स्वेल होतात, म्हणजे टर्जिडिटी अटेन करतात। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्जिडिटी। एंड नीडिंग फ्लावर, जब आप आटा मलते हो, नीडिंग करना मतलब कि मलना, आटा को गूंदना। सो व्हेन वी नीड द फ्लावर, तभी भी हमको यही देखने मिलता है कि वाटर मॉलिक्यूल अपने फ्लावर के साथ, अपने आटे के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत सिंपल है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, डेफिनेशन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एटम्स और आयंस, मतलब मूवमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इधर देखो, जब हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस कहाँ पर हमको देखने को मिलता है, इट पासेस थ्रू द सेल वॉल इनटू द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब समझो ये मेरा रूट हेयर है, ठीक है, दिस इज माय रूट हेयर। तो बाहर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, सॉइल में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जास्त आहेत, सॉइल मध्ये आपले सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जास्त आहेत। तो ये सोल्यूट मॉलिक्यूल जब सेल वॉल के अंदर आएगा और इधर बीच में रुक जाएगा, दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, तर सेल वॉल आणि सेल मेम्ब्रेनच्या मध्ये येऊन जेव्हा हे सोल्यूट मॉलिक्यूल स्टेबल होतात, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी एंट्री ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल वॉल, ठीक है।
आता डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट काय असणार, जेव्हा सल्यूट मॉलिक्यूल्स आतमध्ये येतात, म्हणजे समजा तुम्ही काहीतरी खारट खाल्लं, आपने कुछ नमकीन खाया, तो जब आप नमक खाते हो तो आपको प्यास लगती है, फिर आप पानी पीते हो, तो जब खाना खाया, नमक खाया और पानी पिया तो पेट भर जाता है, पेट ऐसे बाहर आ जाता है, टर्जिड हो जाते हैं हम। तो वही चीज यहाँ पे होती है, जब आप सॉलिड मॉलिक्यूल्स लेते हो, जैसे ही सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो अपने सेल को प्यास लगने लग जाती है, और जैसे ही हमारे सेल को प्यास लगती है हमारा सेल पानी मांगता है, मतलब ये जो रूट हेयर है, ये रूट हेयर अब वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। सो इसको बोलते हैं डीपीडी। डीपीडी मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। नहीं, ये तो बहुत पुराना तरीका है। डीपीडी याद करने का नया तरीका क्या है, दे दो पानी दे दो। मतलब जब अपने सेल को प्यास लगेगी तो हमारा सेल पानी मांगेगा। सब लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करो, दे दो पानी दे दो। जब सेल को प्यास लगती है तो सेल पानी मांगता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या दे दो पानी दे दो। एग्जाम में ये मत लिखना, ये सिर्फ तुम्हारे याद रखने के लिए। और इसी को हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, यानी कि हमारा सेल वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड फॉर सीईटी। 2022 में इसी फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जब अपने सेल को प्यास लगेगी तो फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे। सो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, मतलब जब तक अपने सेल की प्यास बुझ नहीं जाती हम पानी पीते जाएंगे पीते जाएंगे पीते जाएंगे। और टर्गर प्रेशर मतलब क्या होता है, सेल का स्वेलिंग। जब आप पानी पीते हो तभी अपना सेल स्वेल होता है, तो जब तक अपना सेल पूरा स्वेलिंग नहीं कर लेता तब तक वो पानी पीते रहेगा। और जब अपना सेल पूरा चपटा रहता है, व्हेन अवर सेल इज कंप्लीटली फ्लैट, फ्लैसिड म्हणजे फ्लैट, तो वो ज्यादा पानी पीता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पानी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। और जब अपने सेल का पेट भर जाता है, जब वो पूरा पानी पी लेता है, तो अब उसको और पानी नहीं चाहिए। सो इन टर्जिड सेल्स, टर्जिड मतलब कि अब अपना सेल पूरी तरीके से फूल चुका है, पूरी तरीके से फूक चुका है, तो उस टाइम पे उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। एक बार सेल का पेट भर गया तो वो और पानी मांगेगा क्या, नहीं, वो बोलेगा दे दो पानी दे दो, नहीं। तो जब अपने सेल को प्यास लगती है वो पानी मांगता है, जब वो पानी मांगता है तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जब अपने सेल का पेट भर जाता है तो वो पानी नहीं मांगता है। तो आपको 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या आएगा, 2023 के क्वेश्चन का, जब हमारा सेल फ्लैट होता है, जब हमारे सेल में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, तो उसका टर्गर प्रेशर कैसा होगा, 0 होगा। करेक्ट, क्योंकि सेल फ्लैट है। अगर सेल फ्लैट है तो सेल का टर्जिडिटी तो रहेगा ही नहीं ना, सेल मोटू कैसे होएगा, सेल तो चपटू है, तो उसका टर्गर प्रेशर 0 रहेगा। इन अ टर्जिड सेल डीपीडी इज 0। एक बार अगर अपना सेल मोटा हो गया, सेल का पानी अगर पेट पूरा भर गया, तो वो और पानी मांगेगा क्या, नहीं, उसका डीपीडी स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जब हमारे सेल का पूरा पेट भरा हुआ होता है, जब हमारे सेल का पूरा पेट भरा हुआ होता है, सो टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव, इधर पे बोला है, दिस इज इनकरेक्ट। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि देखो आगे जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6.5, उसमें वाटर पोटेंशियल के बारे में ही बताया गया है। आई विल टेल यू, हमने ये देख लिया, अच्छा ये वाला बाकी है ना, अभी ऑस्मोसिस वाला टॉपिक हमने नहीं देखा ना, यहाँ तक ही देखा हमने, यहाँ तक देखा। देखो पहले मैं आपको वाटर पोटेंशियल के बारे में बता देती हूँ। वाटर पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि जब हमारा प्योर वाटर सल्यूट मॉलिक्यूल के साथ ऐड होता है, देखो जब हमारा वाटर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर मूवमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम स्पेशली प्लांट्स, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड इट इज रिलेटेड टू फ्री एनर्जी। बेसिकली वाटर पोटेंशियल क्या होता है, देखो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। प्योर वाटर मतलब क्या, जो किसी भी सल्यूट के साथ मिक्स नहीं है, दिस इज प्योर वाटर, इट हैज नो सल्यूट। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। लेकिन जैसे ही आप इसमें सल्यूट ऐड करते जाओगे, जैसे ही आप इसमें सल्यूट ऐड करते जाओगे, इसकी प्योरिटी कम होते जाएगी। मैंने अगर इसमें एक सल्यूट मॉलिक्यूल ऐड किया तो इट विल बी -1, मैंने अगर इसमें एक सल्यूट मॉलिक्यूल और ऐड किया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, यानी प्योर वाटर के अंदर एक भी सल्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज 0।
तो इसका आंसर ऑलवेज 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। उसको प्योर क्यों बोलते हैं? हम वाटर को प्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक भी सोल्यूट मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी जो पीछे जाते हैं, ऑस्मोसिस वाला टॉपिक रह गया था, वो देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये हो गया अपना इम्बिबिशन। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस सेम डिफ्यूजन जैसा ही होता है, पर ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा था? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा था? मूवमेंट ऑफ सल्यूट। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ सल्यूट, और ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जब अपना पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, देखो यहाँ पे सल्यूट का मूवमेंट हो रहा है। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके सिंप्लिसिटी के लिए। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ओके। और ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे पानी ज्यादा है वहां से पानी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है? हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर की तरफ। यहाँ पे शुगर कम है, जहां पे शुगर ज्यादा है पानी वहीं जाएगा। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस एंड मूवमेंट ऑफ सल्यूट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो ये दो चीजों के बीच में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वाटर फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब ये देखो, पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है? जहां पे पानी ज्यादा है और सल्यूट ज्यादा कम है। पानी जहां ज्यादा है वहां से पानी कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। सो वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब क्या होता है? लेस सल्यूट मोर सॉल्वेंट। जहां पानी ज्यादा है वहां से ये पानी कहां पे जाएगा? टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है? जहां पे नमक ज्यादा है और पानी कम है। सी मोर वाटर टू लेस वाटर। कहां से जा रहा है ये? मोर वाटर टू लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमारा पानी जाता है। अभी ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस, एक होता है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब क्या होता है? जब आप ड्राई किशमिश को पानी में रखते हो तो पानी किशमिश के अंदर भर जाता है, उसको बोलते हैं टर्जिडिटी या एंडोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस क्या होता है? वाटर लीव्स द सेल। जब हम अपने ग्रेप्स को बाहर धूप में सुखाने के लिए रखते हैं तो उसमें से जो पानी इवेपोरेट हो जाता है उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस की वजह से अपना सेल फ्लैट हो जाता है, जिसके वजह से हम उसको बोलते हैं फ्लैसिडिटी। यहाँ पे और एक एग्जांपल याद रखो कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में से वाटर जल्दी इवेपोरेट करना है तो आप उसको सॉल्ट सोल्यूशन में भी भिगा के रख सकते हो, क्योंकि सॉल्ट को डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोला जाता है। सॉल्ट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये पानी को जल्दी इवेपोरेट कर देता है। तो अगर मैं अपने ग्रेप्स को सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दूंगी तो भी वो जल्दी से पानी इवेपोरेट कर देगा और ड्राई हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोस्मोसिस। की प्रेशर्स, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको समझने हैं। टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है? टर्गर प्रेशर मतलब क्या होता है? जब अपना सेल पानी पी पी के मोटा हो जाता है, जब अपना सेल पानी पी पी के मोटा हो जाता है तो ये सेल उल्टा प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करता है। ये सेल वॉल के साइड में अपना प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करता है। अंदर से जो प्रेशर बाहर की तरफ आ रहा है, ये देखो, ये मेरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का प्रेशर वॉल की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और वॉल का प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में आता है, क्योंकि नहीं तो सेल फट जाएगा। तो अंदर से साइटोप्लाज्म का प्रेशर आता है, दैट इज टर्गर प्रेशर, और बाहर से सेल वॉल का प्रेशर आता है, दैट इज वॉल प्रेशर। मतलब आपने पेट भर के खाना खा लिया है तो अब आपका पेट एकदम फटने वाला है, लेकिन आपकी पैंट की बटन उसको पकड़ के रख रही है। आपने जो पैंट पहना है वो पैंट आपके पेट को अंदर ढकेल रहा है, और आपने जो खाना खाया है वो खाना आपके पेट को बाहर ढकेल रहा है। तो अंदर बाहर दोनों तरफ से जो प्रेशर आता है, ये प्रेशर इक्वल रहता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। पेट का प्रेशर बाहर की तरफ आ रहा है और पैंट का प्रेशर अंदर की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन इज अपोजिट बट द इंटेंसिटी इज सेम। सो टर्गर प्रेशर
ये सेल के साइटोप्लाज्म में से आता है, इट कम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में से, मतलब सेल ने पानी पी पी के अपना साइटोप्लाज्म पूरा फुगा लिया है। तो ये जो प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है इसको टर्गर प्रेशर बोलेंगे, और बाहर से अंदर की तरफ जो प्रेशर आता है उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। इट इज अपोजिट ऑफ टर्गर प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जो आपको और पानी पीने नहीं देगा, जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? कभी कभी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज करने के लिए बीच में स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद लेनी पड़ती है। इन स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स। ये एक्वापोरिन्स मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एटीपी। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक सोल्यूट्स थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, मतलब जब आप हेल्पफुल प्रोटीन्स की मदद से वाटर एक्सचेंज करते हो, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। जब भी किसी भी प्रोसेस में आप एटीपी एनर्जी यूज करते हो तो उसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। दिस रिक्वायर्स नो एनर्जी बट इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जहां पे ज्यादा सोल्यूट रहेगा वहां से वो सोल्यूट लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है अपना वाटर पोटेंशियल वाला टॉपिक। तो अब वाटर पोटेंशियल वाले टॉपिक में क्या बताया है, देखो कुछ चीजें जो मैंने आपको बोली। वाटर पोटेंशियल मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द वाटर टू मिक्स विद अदर केमिकल्स अंडर थर्मोडायनेमिक्स यूजिंग फ्री एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल मतलब क्या? एवरी कंपोनेंट हैज फ्री एनर्जी इन द सिस्टम। हमारे यूनिवर्स में हर एक कंपोनेंट के पास खुद का कुछ ना कुछ एनर्जी है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी लॉस्ट, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। मतलब मेरा जो प्योर वाटर है, ये वाटर कौन से केमिकल के साथ मिक्स हो सकता है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। सो हमारा जो सेल का साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल का साइटोप्लाज्म, द वाटर पोटेंशियल ऑफ साइटोप्लाज्म इज इक्वल बट इट इज अपोजिट टू डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। मतलब सेल के अंदर जितना ज्यादा पानी है, समझो ये मेरा जो सेल है इसका ये साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारा पानी है, तो इसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, मतलब दिस सेल इज टर्जिड। तो ये और पानी मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। अगर हमारा सेल का पेट भर गया है तो ये पानी नहीं मांगेगा, डिफ्यूजन प्रेशर विल स्टॉप। और अगर ये सेल चपटा हो गया, समझो इसका साइटोप्लाज्म एकदम ड्राई हो गया है, तो इसका पानी है ही नहीं इसके पास, इट डज नॉट हैव वाटर, तो ये ज्यादा पानी मांगेगा। सो द फोर्स इज इक्वल बट द साइन इज अपोजिट। ठीक है, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि ये सोल्यूट के साथ मिक्स नहीं है। जैसे जैसे आप वाटर पोटेंशियल में सोल्यूट ऐड करते जाओगे उसकी वैल्यू नेगेटिव होते जाएगी। वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई नाम के सिंबल से, इसको पीएसआई साई पढ़ते हैं फिजिक्स में। और इसको यूनिट कौन सा दिया गया है? क्योंकि प्रेशर वर्ड आया है ना, प्रेशर मतलब बैरोमीटर। बैरोमीटर के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? बार्स या पास्कल्स और एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओके। वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स क्या क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूट्स इन वाटर, यानी सॉल्यूट मॉलिक्यूल कितने कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे डिपेंड होगा कि वाटर कितना लेना है। अगर मैं 1 चम्मच तीखा सब्जी खा रही हूँ तो मैं 1 गिलास पानी पीऊंगी। अगर मैंने बहुत सारा तीखा खाया तो मैं बहुत सारा पानी पीऊंगी। तो माय सॉल्यूट विल डिसाइड हाउ मच वाटर आई एम गोइंग टू एब्सॉर्ब। ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज सॉल्यूट्स लोअर वाटर पोटेंशियल। जब जब आप प्योर वाटर में सॉल्यूट ऐड करते जाओगे तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कम होते जाएगी, 0 से नेगेटिव होते जाएगी। प्रेशर पोटेंशियल या टर्गर पोटेंशियल मतलब क्या होता है? जब आप पानी पी लेते हो और आपका सेल का साइज बड़ा हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज टर्गर पोटेंशियल। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल ऑन द वाटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। मतलब अंदर से जब हमारा प्रेशर बाहर की तरफ जाना चालू करता है, जब आप पेट भर के खा लेते हो तो आपका पेट ऐसे बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन अ हेल्दी प्लांट सेल। जितना ज्यादा प्लांट के अंदर पानी रहेगा हमारा प्लांट उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। सो दिस इज अबाउट वाटर पोटेंशियल। कैसे वाटर मूव होता है? वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। मतलब जहां पे सॉल्यूट कम है, हाई वाटर पोटेंशियल मतलब लेस सॉल्यूट। जहां पे सॉल्यूट कम है वहां से पानी मोर सॉल्यूट की तरफ जाएगा, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है। तो दिस इज द वे योर वाटर मूव्स। दिस मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब वाटर कैसे
ट्रांसपोर्ट होता है? दो सेल के बीच में जो स्पेस है, ये देखो, ये मेरा सेल वॉल है, मतलब दीज आर माय सेल्स। दो सेल के बीच का जो ब्रिज होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। सो वाटर ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, कहाँ गए, सॉरी, हाँ, इट अकर्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अभी वाटर एब्जॉर्ब अगर नहीं हो रहा है, मतलब मैं रोज अपने प्लांट में पानी डाल रही हूँ, फिर भी मेरे प्लांट में पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको 2024 में पूछा गया था। ये देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन, ये देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। तो देखते हैं, दिस इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 6.5, क्या आएगा इसका आंसर? What could be the factors affecting water absorption? पहला तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वाटर, अगर कैपिलरी वाटर अब्सॉर्ब प्रेजेंट होगा तो ही वो पानी एब्जॉर्ब होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हाइग्रोस्कोपिक वाटर सॉइल के साथ बाइंड हो गया उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, कंबाइन वाटर केमिकल के साथ मिक्स हो गया इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल का टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमम 20 to 30 डिग्रीज के बीच में ही टेम्परेचर होना चाहिए, तो ही प्लांट सेल्स वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, बिकॉज इट इज देयर ऑप्टिमम कंडीशंस टू वर्क। ओके, सॉइल सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, हमारे सॉइल में अगर ज्यादा केमिकल प्रेजेंट है, अगर ज्यादा केमिकल प्रेजेंट है तो वाटर सॉइल के साथ कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन वाटर फॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से पानी सॉइल में ही रह जाएगा, प्लांट के अंदर नहीं जाएगा। एरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसी है? पुअरली एरेटेड सॉइल विल रेस्ट्रिक्ट ऑक्सीजन सप्लाई टू रूट्स एंड इट विल रिड्यूस वाटर अपटेक, क्योंकि रूट का सेल भी तो लिविंग सेल है ना, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है तो एब्जॉर्प्शन फैसिलिटी हमारी हैम्पर हो सकती है। एंड ट्रांसपीरेशन रेट, हमारे प्लांट के स्टोमाटा में से कितना वाटर ट्रांसपीरेशन हो रहा है उसके बेसिस पे रूट पानी एब्जॉर्ब करेगा। अगर मुझे पसीना ही नहीं आ रहा है, अगर मुझे सुसु नहीं आ रही है, तो मुझे प्यास कैसे लगेगी? अगर मुझे बहुत पसीना आ रहा है तो मुझे ज्यादा प्यास लगेगी। तो जब प्लांट को पसीना आता है, मतलब जब प्लांट में से पानी निकलेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। सो इंक्रीज्ड ट्रांसपीरेशन एनहांसेस वाटर एब्जॉर्प्शन, स्पेशली इन इरिगेटेड सॉइल। जो इरिगेटेड सॉइल्स होती है, ओपन एरिया में सॉइल्स होती हैं, उनमें ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट अवर वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक का पॉइंट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या दिया गया है? प्लाज्मोलिसिस। ये क्वेश्चन आया नहीं है, इसको आप सिर्फ रीड करके जा सकते हो, लेकिन बोर्ड्स में नहीं पूछा गया है। हाँ, अभी इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसा आया है? 2024 में आपको ये डायग्राम दिया गया था, लेबल करके इसको एक्सप्लेन करने पूछा था। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे टाइप का क्वेश्चन आया था। यस 2024 में देखो, आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये कौन से टाइप का पाथवे है, ये कौन से टाइप का पाथवे है, बस इतना ही बताना है। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन, यू हैव टू नेम द पाथवे एंड यू हैव टू डिफाइन इट। तो आप ए वाला पाथवे लिखोगे, उसका नाम लिखोगे, उसका डेफिनेशन लिखोगे, बी वाला पाथवे का नाम लिखोगे और उसका डेफिनेशन लिखोगे। तो अभी पता चल जाएगा कि विच पर्टिकुलर पाथवे फॉलोज विच टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये देखो, जो ए है दैट इज सिम्प्लास्टिक, जो बी है दैट इज अपोप्लास्टिक, पर इसको हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो अभी देखो वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे बाहर हमारा कौन सा लेयर है? एपीब्लेमा। हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको रूट हेयर से होते हुए, एपीब्लेमा से होते हुए कितने लेवल्स पार करने हैं? वाटर मॉलिक्यूल रूट हेयर के पास आता है, फिर रूट हेयर से एपीब्लेमा के पास जाता है, फिर एपीब्लेमा से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से होते हुए फिर फ्लोएम, पिथ, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ऐसे एक एक लेवल पार करता है वाटर, ठीक है। So water absorption and movement through roots are very important for the survival of the plant. बिना पानी के तो प्लांट सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। And this process follows specific pathway. पहला स्टेप क्या है? रूट हेयर अपटेक। हमारा जो रूट हेयर है ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे चिपकाएगा, इसको बोलते हैं इम्बिबिशन करना, यानी रूट हेयर के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल आके चिपक गया। फिर ये रूट हेयर के अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बीच में आ जाएगा, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरा सेल वॉल है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आके बैठ जाएगा, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। और बाद में ये वाटर मॉलिक्यूल जब साइटोप्लाज्म के पास जाएगा तो इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो हमारा जो पानी एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप में होता है, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आइडो प्रोसेस। ओके, तो रूट हेयर सेल्स के अंदर जब पूरा पानी भर जाएगा तो रूट हेयर सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, इनका टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही रूट हेयर सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो ये पानी पीना बंद कर देंगे, बिकॉज जब टर्जिडिटी बढ़ती है तो प्यास कम लगती है।
अगर आपने पानी ऑलरेडी पी लिया है, आपका पेट एकदम पानी पी पी के भर गया है, तो आप और पानी पियोगे क्या? नहीं. सो व्हेन टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस, योर डीपीडी, दे दो पानी दे दो, विल डिक्रीज. ओके, ऑलराइट. मूवमेंट थ्रू कॉर्टिकल सेल्स. अभी कॉर्टिकल सेल्स के अंदर पानी कैसे ट्रैवल करता है, ये देखो. टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखते हैं. ये मेरे कॉर्टेक्स वाला सेल्स है. दिस इज माय कॉर्टेक्स सेल्स. समझो ये वाला सेल बहुत ड्राई है. दिस इज द थर्स्टी सेल. इस सेल को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो ये बोलेगा दे दो पानी दे दो. किससे पानी मांगेगा? ये इस सेल से पानी मांगेगा. ये सेल किससे पानी मांगेगा? ये इस सेल से पानी मांगेगा. ये वाला सेल किससे पानी मांगेगा? इससे. तो जब हमारा एक सेल का पानी दूसरे सेल की तरफ जाता है, चेन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हुआ, ये पानी इस सेल के पास गया, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, तो इस चेन रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. तो यहाँ पे देखो, जो हमारे बाजू बाजू के, एक के बाजू में एक जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं एडजेसेंट सेल्स. इनका डीपीडी बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि ये मेरा एक कॉर्टेक्स का सेल है, दिस इज द कॉर्टेक्स सेल. इनको प्यास लगी है, तो इनका डीपीडी हाई रहेगा, तो ये पानी अपने आगे वाले सेल से मांगेंगे. ठीक है. सो वाटर मूव्स फ्रॉम टर्जिड रूट हेयर टू कॉर्टिकल सेल्स. मतलब समझो यहाँ पे मेरा रूट हेयर है, तो इसके अंदर जो पानी है ये आगे आगे ट्रांसफर होगा, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में. और जो हमारे फ्लैसिड रूट हेयर सेल्स है, ये और वाटर एब्जॉर्ब करेंगे. मतलब ये जो मेरा रूट हेयर है, इसने अब भी पानी एब्जॉर्ब किया था, लेकिन पानी एब्जॉर्ब करके इसने वो वाटर आगे के सेल को दे दिया. तो अब इसका पानी तो खत्म हो गया ना, तो अब ये और पानी एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये फिर से वो पानी को आगे सेल्स में पास ऑन करते जाएगा. सो दिस चेन रिएक्शन कंटिन्यूज, जिसकी वजह से एक सक्शन प्रेशर बनता है. मतलब हमारा रूट हेयर कंटिन्यू पानी एब्जॉर्ब करते रहता है. सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर. और ये सक्शन प्रेशर आगे कॉर्टेक्स के सेल्स की वजह से बनता है. पर समझो कॉर्टेक्स के सारे सेल्स को हमने पानी दे दिया, तो अब ये पानी आगे किधर जाएगा? ये पानी आगे जा रहा है एंडोडर्मिस के पास. कौन सी लेयर के पास जा रहा है ये पानी? एंडोडर्मिस के पास. So now water will move through endodermis and then it will move ahead to pericycle. So water flows through loosely arranged cells and they pass into the endodermis. तो हमारा पानी देखो, पानी पूरा कॉर्टेक्स से ट्रेवल करके कैस्पेरियन स्ट्रिप से होते हुए एंडोडर्मिस की लेयर तक आता है, और फिर एंडोडर्मिस की लेयर से अंदर जाते हुए ये हमारे पेरीसाइकिल की लेयर तक चला जाता है. तो सबसे बाहर रूट हेयर, रूट हेयर के बाद वाटर कॉर्टेक्स में गया, कॉर्टेक्स के बाहर वाटर एंडोडर्मिस में गया, फिर एंडोडर्मिस से ये पानी पेरीसाइकिल में गया, और फिर पेरीसाइकिल से अब ये वाटर जाइलम तक जाएगा. तो दिस इज हाउ योर वाटर इज ट्रांसपोर्टेड. दिस इज कॉल्ड एज द फ्लो चार्ट ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्टेशन. तो हमारा पानी एंडोडर्मिस के पास आया, एंडोडर्मिस से ये पानी पेरीसाइकिल में गया, और पेरीसाइकिल के आगे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? ये देखो, पेरीसाइकिल के बाद क्या आता है? अपना जाइलम आता है. पर जाइलम टिश्यू दो टाइप का होता है, एक यंग एक ओल्ड. जो यंग होता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम. तो जो पानी यहाँ एंडोडर्मिस के पास आया है, ये पानी यंग जाइलम के पास जाएगा, और फिर यंग जाइलम का पानी मेच्योर जाइलम के पास जाएगा. दिस इज ओल्ड जाइलम. मेटाजाइलम मतलब ओल्ड जाइलम, मेच्योर जाइलम. ओके. सो the root pressure develops due to continuous water absorption which pushes water into the xylem and upwards. तो नीचे से पानी एब्जॉर्ब होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, जिसकी वजह से पानी को हम ऊपर की तरफ पुश करते हैं. पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर धक्का देते हैं, पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर धक्का देते हैं. तो एक मैकेनिज्म होता है पुशिंग ऑफ द वाटर, और दूसरा मैकेनिज्म होता है पुलिंग ऑफ द वाटर. ऊपर से लीव्स में से जब पानी ट्रांसपिरेशन होगा, देखो ये मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांट है, यहाँ पे मेरा लीफ है. लीफ में से अगर पानी इवेपोरेट हो गया, तो ये पानी नीचे से मांगेगा कि मुझे और पानी दो, क्योंकि पानी बाहर चला गया. तो इसको बोलेंगे पुलिंग ऑफ द वाटर. लेकिन अगर नीचे ऑलरेडी रूट में बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो गया है, तो बिना प्रेशर के भी ये पानी अपने आप ऊपर ही जाएगा, तो इसको बोलेंगे पुशिंग ऑफ द वाटर. तो वाटर अपटेक प्रोसेस में पुशिंग भी देखने मिलता है, पुलिंग भी देखने मिलता है. ठीक है. तो अब वाटर दो तरीके से मूव होता है. हमारे रूट सेल्स में वाटर दो अलग अलग पाथवे फॉलो करता है, एक अपोप्लास्ट पाथवे, एक सिम्प्लास्ट पाथवे. ये एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही सिंपल सी वीडियो है मेरे पास. अपोप्लास्ट पाथवे का ओ मतलब आउटर पाथवे, यानी कि ये बाहर से पानी जाता है आउटर पाथवे में. इट पासेस थ्रू नॉन लिविंग टिश्यू. ये देखो, ये हमारे प्लांट का नॉन लिविंग टिश्यू है, नॉन लिविंग वाले पार्ट में से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है. सिम्प्लास्ट पाथवे मतलब क्या होता है? ये सेल्स के बीच बीच में से पानी को ट्रांसपोर्ट करता है. अपोप्लास्ट पाथवे में एक ही दिक्कत है, यहाँ पे ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप शुगर से बनी हुई होती है,
और ये काफी ज्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से वाटर आर पार नहीं हो सकता। तो एंडोडर्मिस के पास ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से ये पानी अंदर से फिर आगे जाता है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने बाद में ये ऑब्जर्व किया कि इस कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास भी सेकेंडरी रूट होती है, यहाँ पे और एक सेकेंडरी चैनल होता है जहां से हमारा वाटर डायरेक्ट यहीं से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये सेकेंडरी रूट्स के बारे में हमको बाद में पता चला, ठीक है, ओके। सो वाटर मूव्स थ्रू द सेल वॉल। अगर हमारा पानी बाहर से जा रहा है, आउटर सेल वॉल वाले रीजन से जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अपोप्लास्ट पाथवे। यहाँ पे पानी एंडोडर्मिस तक जाता है, फिर एंडोडर्मिस के पास कैस्पेरियन स्ट्रिप है जिसकी वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है, तो वहां से पानी फिर से अंदर से जाने लग जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे से। यहाँ तक आते आते पानी अंदर से जाने लग जाता है। एंड सिम्प्लास्ट पाथवे मतलब पहले से ही पानी अंदर से जा रहा है, सेल्स के बीच में से जा रहा है। सो वाटर मूव्स फ्रॉम लिविंग पार्ट ऑफ द सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, एंड दिस पाथवे इज आल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे, क्योंकि ये दो सेल्स के बीच का जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहा है। प्लाज्मोडेस्माटा को हम ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस प्लाज्मोडेस्माटा इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन, ओके। दिस पाथवे इज आल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। वाटर कंटिन्यूज टुवर्ड्स द पेरिसाइकिल एंड देन इनटू द जाइलम। तो वाटर कहाँ से जा रहा है, वाटर पेरिसाइकिल तक जाएगा 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 और फिर जाइलम में एंट्री कर लेगा। तो वो सिग्निफिकेंस ऑफ रूट प्रेशर, तो नीचे से जो पानी रूट से प्रेशर लगा के आ रहा था उसका यूज क्या है, रूट प्रेशर पुशेस द वाटर अपवर्ड्स। हमारे रूट में से जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है ये पानी को ऊपर की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से प्लांट कभी ड्राई नहीं होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। इट इज नॉट सफिशिएंट अलोन फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट बट इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशियल वाटर मूवमेंट। अभी देखो, तुलसी प्लांट बहुत छोटा होता है, मैरीगोल्ड फ्लावर का प्लांट, गेंदे के फूल का प्लांट बहुत छोटा होता है, तो उसमें ये प्रिंसिपल चलेगा, रूट प्रेशर वाला प्रिंसिपल वी कैन अप्लाई। लेकिन जो प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं, 60 मीटर 100 मीटर लंबे प्लांट्स होते हैं माउंटेनियस रीजन में, तो वहां पे रूट प्रेशर वाला प्रिंसिपल नहीं चल सकता, वहां पे और भी अलग प्रिंसिपल होना चाहिए, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। तो छोटे प्लांट्स में सिर्फ पुशिंग वाला प्रेशर चलता है, दैट वी पुश द वाटर, बट हायर प्लांट्स में पुल द वाटर भी करना पड़ता है। सो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग स्टेप फॉर हायर प्लांट्स फॉर वाटर मूवमेंट, एंड गटेशन प्रोसेस इज द अनदर स्टेप। गटेशन मतलब क्या होता है, सॉर्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट में से जब वाटर इवेपोरेट होते हैं तो उसको बोलते हैं गटेशन, उसकी वजह से भी रूट प्रेशर क्रिएट होता है। क्योंकि आपको जब पसीना आता है तो आप पानी पीते हो ना, प्यास लगती है, पसीना प्लांट्स को भी आता है, प्लांट्स के पसीने को गटेशन प्रोसेस बोलते हैं। विंटर सीजन में जब आप सुबह सुबह उठते हो, जब आप घास पे चलते हो तो घास में पानी रहता है, वो जो ओस की बूंदें होती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ गटेशन प्रोसेस, यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ते हैं। अभी टॉपिक नंबर 6.8 हमको नहीं करना है, एग्जाम में नहीं पूछा गया है, सीईटी के लिए पढ़ सकते हो पर बोर्ड्स में नहीं पूछा है। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर टॉपिक नंबर 6.9, इसके लिए जो अलग अलग थियोरीज दी गई है वो थियोरीज हम पढ़ेंगे, ठीक। तो अब इस थियोरी में से, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर वाली थियोरी में से आपको स्पेसिफिकली क्या पढ़ के जाना चाहिए। देखो, अगर आपने ये थियोरी नहीं पढ़ी है तो आप इन तीनों थियोरीज में से सिर्फ इसके लिमिटेशंस पढ़ के जाओ, इसके ऑब्जेक्शंस और इसके लिमिटेशंस, कि ये थियोरी क्यों एक्सेप्ट नहीं हुई या इस थियोरी के लिमिटेशंस क्या थे। बोर्ड्स मध्ये कोणत्या प्रकारचे क्वेश्चंस विचारले गेले आहेत ह्या टॉपिक वरती ते आपण आधी बघून घेऊया, ठीक है, कि बोर्ड्स में कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये देखो 2023 में नहीं, 2024 में आपको क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थियोरी, 3 मार्क्स के लिए। 2022 मध्ये एकही क्वेश्चन नव्हतं ह्याच्याबद्दल, ठीक है, और 2022 में भी नहीं था, 2023 में भी नहीं था, 2024 में आपको क्वेश्चन आया था, तो इसलिए हम डायरेक्ट थियोरीज के ऊपर ही जंप कर रहे हैं, ओके। हाँ, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर वाला जो टॉपिक है, तो इसमें से जो 3 थियोरीज के बारे में दी गई है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर म्हणजे काय असतं, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॅप, या इसको बोलते हैं असेंट ऑफ सॅप। असेंट म्हणजे ट्रांसलोकेशन, पानी रूट की मदद से ऊपर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करना। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, और उसको ही बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। और ये पानी का अकेले नहीं जाता है, इस पानी के अंदर मिनरल्स भी तो मिक्स्ड है, मिनरल्स भी धीरे धीरे करके ये पानी के साथ ऊपर ऊपर ट्रैवल करते हैं। ये देखो, जब हमारा पानी ट्रैवल करता है तो पानी के साथ बहुत सारे मिनरल्स भी जाते हैं रूट की मदद से ऊपर ऊपर हमारे लीव्स तक। सो वाटर विल मूव अलॉन्ग विथ मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब स्टेम आणि लीफ पर्यंत पाणी पोचवायचं आहे,
एंड ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये सब कुछ नीचे से ऊपर हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर और असेंट ऑफ सैप, म्हणजे मूवमेंट ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस प्राइमरीली अकर्स थ्रू द जाइलम। ये प्रोसेस कहाँ से होता है? जाइलम वेसल की मदद से होता है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है हमारे पास? रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? जब हमने प्लांट का जाइलम वाला पार्ट कट किया और वहां से हमने एक ट्यूब कनेक्ट किया, तो हमने क्या देखा कि इस ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी का लेवल राइज हो रहा है। मतलब जाइलम का जो पानी है वो जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ पानी ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हमने जाइलम को कट करके वहां पे एक ट्यूब लगाया और वो ट्यूब के अंदर हमने मर्क्यूरी भरा था। तो ये मर्क्यूरी का लेवल अपने आप ऊपर ऊपर जा रहा है क्योंकि जाइलम का पानी ट्यूब में कनेक्ट होते जा रहा है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। हमने यहाँ पे स्टेम रिमूव किया और जाइलम, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि जाइलम इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन एज प्लांट सपोर्ट वाटर, एज प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर इवन व्हेन द फ्लोएम इज रिमूव्ड। मतलब इस प्लांट में से मैंने फ्लोएम निकाल दिया, जाइलम को कट किया, तो भी जाइलम ही पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फ्लोएम रहे या ना रहे उसका कुछ लेना देना नहीं है। थियोरीज एक्सप्लेनिंग असेंट ऑफ सैप। तो हमको 3 थियोरी दी गई थी कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए। पहली थियोरी थी रूट प्रेशर थियोरी, उसका नाम याद रखो, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो याद रखो। दिस थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय जे प्रिस्टली और बाद में एस हेल्स ने भी थोड़ा इसमें हेल्प किया था। तो ये सीईटी में पूछा जाता है। इस थियोरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है की प्लांट में रूट मध्ये जे लिव्हिंग सेल्स असतात, ये लिविंग सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर, विच पुशेस वाटर इनटू द जाइलम एंड फोर्स इट अपवर्ड्स। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पानी को ऊपर की तरफ ढकेलता है। व्हेन अ स्टेम इज कट, जब हम किसी भी स्टेम को कट करते हैं, जाइलम में से पानी बाहर आएगा। ये देखो, आपने देखा होगा जब आप धनिया तोड़ते हो, जेव्हा तुम्ही धनियाची जी पानं आहेत ते तोड़ता कि या फिर धनिया का जो डंडी है, जैसे ही हम वो डंडी तोड़ते हैं हमारे हाथ में पानी लग जाता है, क्योंकि जाइलम में ऑलरेडी पानी है। आपने वो स्टेम को तोड़ा तो जाइलम में से पानी बाहर आ गया। तो जब हम स्टेम को तोड़ते हैं तो जाइलम में से पानी बाहर आ जाता है। ऊजेस मतलब कम्स आउट, ऊज होना मतलब बाहर रिलीज होना, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर। इसका मतलब नीचे से कंटिन्यू प्रेशर चालू था, आपने जैसे उस स्टेम को बीच में से तोड़ा पानी बाहर आ गया बिकॉज ऑफ द प्रेशर। और इसका मैकेनिज्म क्या है? कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स लीड्स टू प्रेशर बिल्डअप। हमारा रूट हेयर सेल कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके वजह से ये रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है। सो दिस प्रेशर फोर्सेस वाटर अपवर्ड्स टुवर्ड्स द जाइलम टू अ सर्टेन हाइट। तो रूट प्रेशर की वजह से पानी एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है, प्लांट के एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है, फिर उसके बाद वो पानी ऊपर जाना स्टॉप हो जाता है। तो इस थियोरी का ड्रॉबैक क्या था? व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थियोरी? ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया है। इट कैनॉट एक्सप्लेन वाटर मूवमेंट बियॉन्ड 20 मीटर्स। मतलब ये जो पानी है ये एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, लेकिन 20 मीटर के ऊपर ये पानी आगे नहीं जाएगा। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? इट अकर्स इवन इन रूटलेस प्लांट्स। अब जिन प्लांट्स के पास रूट नहीं है उसमें भी ये प्रोसेस होता है, तो अब उसका क्या लॉजिक देंगे? इसीलिए ये थियोरी का एक ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि ये तो बिना रूट्स के भी देखने को मिलता है। जो टॉलर जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिनकी प्लांट्स की हाइट ज्यादा है, उनमें तो रूट प्रेशर ऑलमोस्ट ना के बराबर डेव्हलप होता है, बिकॉज त्यांची हाइट 100 मीटर एवढी असते। उत्तराखंड वगैरह साइड जाओगे तो कितने बड़े बड़े प्लांट्स होते, तो उसमें तो रूट प्रेशर होता ही नहीं है, पण त्यांच्यात पाणी पोचतो ना, कसं पोचतो? रूट प्रेशरने तर नाही पोचत असणार। रूट प्रेशर इज एब्सेंट इन एक्टिवली ट्रांसपिरेंट प्लांट्स। जो प्लांट्स कंटिन्यू ट्रांसपिरेशन दिखाते हैं तो उसमें तो पानी ऊपर खींचा जाता है, इट शोज ट्रांसपिरेशन पुल। उसमें रूट प्रेशर नहीं होता है, उसमें पुल प्रेशर होता है। ओके, एंड जाइलम सैप इज टिपिकली अंडर टेंशन, नॉट पॉजिटिव रूट प्रेशर। मतलब क्या बोला गया है कि हमारे प्लांट के अंदर जो वाटर है वो सॉल्यूट और मिनरल्स के साथ मिक्स्ड होता है। सो ये सारे ऑब्जेक्शंस थे हमारे रूट प्रेशर थ्योरी के। इसका कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? रूट प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट्स बट इट इज नॉट द ओनली मेकॅनिझम फॉर वॉटर ट्रान्सपोर्ट। म्हणजे रूट प्रेशरने पाणी ट्रान्सपोर्ट होऊ शकतं, पण दिस इज नॉट द कंप्लीट मेकॅनिझम। हम सिर्फ यही मेथड फॉलो नहीं कर सकते, सो दैट इज व्हाई दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड वाइडली। नेक्स्ट थियोरी आता है अपना कैपिलरी थ्योरी। अब कैपिलरिटी थ्योरी किसने डिस्कवर की थी? इट वाज प्रपोज्ड बाय बोहेम
इस थियोरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो वाटर है, देखो आपने ये कैपिलरी एक्सपेरिमेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब में किया रहेगा, जितना पतला ट्यूब रहता है पानी उतना ऊपर तक चढ़ता है। तो इस थियोरी का भी वही लॉजिक है, जितना पतला जाइलम रहेगा पानी उतना ऊपर तक जाएगा, ठीक है। जैसे जब दिया जलाते हैं तो दिया जलाने के टाइम पे कॉटन को रोल करके दिए में डालते हैं, तो जब आप कॉटन को रोल करके अपने दिए में डालते हो तो तेल कैसे अपने आप कॉटन में एब्जॉर्ब हो जाता है, ऊपर ऊपर तक पहुंच जाता है, दैट इज कैपिलरी एक्शन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, दिस वर्क्स ऑन कोहेशन प्रिंसिपल, कोहेशन एंड अधेशन, मतलब अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन ईच अदर एंड अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद द जाइलम वेसल्स। मतलब ये मेरा जाइलम है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपका हुआ है, दिस इज कोहेशन, इसको बोलेंगे कोहेशन। और ये वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के साथ चिपक के फिर आगे जाता है, सो दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज अधेशन। और सरफेस टेंशन भी के वजह से भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर ऊपर की तरफ मूव होते हैं। पर ये थ्योरी एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई मैम, क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स थोड़ी ना तो पतले होते हैं, और हमारा जो प्लांट का जाइलम है उसके बीच बीच में इधर सीव प्लेट्स भी तो प्रेजेंट रहता है, 11वीं में पढ़ा था ना, यहाँ सीव प्लेट्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर आपका जाइलम, जैसे समझो मेरा स्ट्रॉ है, मैं स्ट्रॉ में से फ्रूटी पी रही हूँ, अगर मेरे स्ट्रॉ में अंदर कुछ अटक गया तो फ्रूटी ऊपर नहीं आएगी, वो फ्रूटी बीच में अटक जाएगी, यानी कि फ्लो रुक जाएगा। सो जाइलम वेसल्स आर नॉट कंटिन्यूअस, प्लांट में जो नेचुरल जाइलम वेसल्स होते हैं ये कंटिन्यू नहीं होते, इनके बीच बीच में यहाँ पे ट्रैकेट्स के पास एंड वॉल्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कैपिलरी एक्शन अटक जाता है। रूट कॉर्टेक्स फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन सॉइल एंड वाटर। देखो इधर पे ये अपना रूट है, ये अपने रूट का एपिब्लेमा सेल है, यहाँ पे रूट हेयर है। अब रूट हेयर जो वाटर एब्जॉर्ब करके लाएगा, ये वाटर पहले कॉर्टेक्स सेल्स के पास जाएगा और फिर बाद में ये जाइलम के पास जाएगा और ऊपर प्लांट के पास जाएगा। तो बीच में कॉर्टेक्स सेल्स ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो जाइलम तक पानी जाएगा ही नहीं। यस, जाइलम डायमीटर वेरीज बट इवन वाइडर वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एफिशिएंटली। देखो कैपिलरी थ्योरी ने क्या बोला है कि जिस प्लांट का जाइलम पतला रहेगा सिर्फ उसमें कैपिलरी थ्योरी होगी, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे बैनियन ट्री, पीपल ट्री, इनका डायमीटर कितना मोटा होता है फिर भी इसमें तो पानी एब्जॉर्ब होता है ना, तो मतलब कैपिलरी थ्योरी तो करेक्ट नहीं है। So this theory was also rejected. This theory cannot explain water movement in tall trees. और लास्ट थियोरी आता है कोहेशन टेंशन थ्योरी, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। कोहेशन टेंशन थ्योरी में क्या बोला गया है, ये किसने प्रपोज किया था, डिक्सन एंड जॉली ने। दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वाटर मूव्स अपवर्ड्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब गर्मी में जब वाटर इवेपोरेट होता है तो नीचे जाइलम में प्रेशर क्रिएट होता है और जाइलम का प्रेशर रूट हेयर में क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होते रहता है। एंड ये थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई थी। सो मैकेनिज्म क्या बताया, पहला मैकेनिज्म है कोहेशन एंड अधेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम के बीच का अट्रैक्शन, उसकी वजह से पानी देखो ना कंटिन्यू, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक चिपक के जाते हैं एक दूसरे के साथ, सो कोहेशन अधेशन। ट्रांसपिरेशन पुल मतलब क्या होता है, गर्मी सीजन में दिन के टाइम पे, नॉट ओनली इन समर सीजन बट ऑल द टाइम, जब भी धूप होती है लीफ का जो स्टोमाटा ओपन होता है तो स्टोमाटा में से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके वजह से नीचे स्टेम में सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे सक्शन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये पानी को नीचे से मांगेगा, मतलब इट विल से दे दो पानी दे दो, तो इसका डीपीडी बढ़ेगा। यस, ट्रांसपिरेशन की वजह से डीपीडी बढ़ेगा और जब डीपीडी बढ़ेगा तो रूट हेयर को पानी एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ भेजना पड़ता है, सो वाटर विल मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी विदाउट एटीपी। यहाँ पे बिना एटीपी मॉलिक्यूल्स के हम वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पुलिंग मैकेनिज्म। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस है, वाटर कॉलम बीच में टूट भी सकता है, अगर यहाँ पे बबल आ गया तो वाटर इधर पे ही रुक जाएगा, आगे ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा वाटर, सो इट कैन स्टॉप बिकॉज ऑफ बबल और बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। हमारे जो ट्रैकिड्स होते हैं, ये ट्रैकिड्स के बीच बीच में जो वॉल्स होती है, ये वॉल्स ज्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, दे शुड बी मोर एफिशिएंट देन वेसल्स, पर एक्चुअली में देखा जाए तो वेसल्स की मदद से ज्यादा अच्छे से पानी ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखो, ये अपने ट्रैकिड्स हैं, ये अपने वेसल्स हैं। पहले ऐसे माना जाता था कि पानी इधर से ट्रांसपोर्ट होता है, बाद में पता चला कि पानी इधर से ट्रांसपोर्ट होता है, वेसल्स में से, ट्रैकिड्स में से नहीं होता है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूस, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ तो भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन चालू है,
कैसे पता चला? रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से, मतलब समझो लीफ के ऊपर वैसलीन लगा दिया। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से भी पता चला और ऐसे भी पता चला। लीफ के ऊपर वैसलीन लगा दिया, वैसलीन लगा दोगे तो उसका स्टोमाटा ब्लॉक हो जाएगा, उसके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, तो पानी इवेपोरेट नहीं होगा। आता पाणी बाहेर इव्हॅपोरेट नाही झालं तरी वॉटर एब्झॉर्प्शन प्रोसेस चालू आहे, म्हणजे ट्रान्सपिरेशन पूल थिअरी इज नॉट कम्प्लीटली राइट। वाटर स्टिल मूव्स इन ड्राई ट्रीज, डेसिडियस ट्रीज मतलब जिनमें लीव्स नहीं होती है ज्यादा, जो सूखे घने जंगल में ग्रो होते हैं। सो इसका कंक्लूजन क्या है कि ट्रांसपिरेशन पूल थियरी ज्यादा लॉजिकल है, बट सम एक्टिव प्रोसेस में असिस्ट इन वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस थियरी इज 100% राइट, लेकिन तीनों थियरी मिला के वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। सो पानी फिर कैसे मूव होता है? तीनों थियरी से। रूट प्रेशर की मदद से वाटर एब्जॉर्प्शन रूट में स्टार्ट होता है, लेकिन ये टॉल प्लांट्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फिर उसमें आता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्प्शन में, लेकिन ये सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक ही ऊपर जा सकता है। और फिर अपना आता है ट्रांसपिरेशन पुल थियरी यानी कोहेशन टेंशन थियरी। ये सबसे ज्यादा वाटर ऊपर तक पहुंचाने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ कोहेशन, एडिशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल। So this combination ensures efficient transport of water to the tallest plants. अगर ये तीनों थियरी फॉलो करेंगे तो पानी नीचे से लेके ऊपर तक सारे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुली हो सकता है। So this is about your different types of theories. आप इतने ही पॉइंटर्स पढ़ के जाओ, it will be more than sufficient for your exam. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। 6.10 वाला टॉपिक नहीं करना है, एग्जाम में नहीं पूछा गया है। फॉर बोर्ड्स, फॉर बोर्ड्स सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ये सब सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये वीडियो सिर्फ बोर्ड्स के लिए बना रही हूँ। ये भी बोर्ड्स में नहीं पूछा गया है, पर सीईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आएंगे डायरेक्ट टॉपिक नंबर 6.13 में, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा एंड स्टोमाटल अपैरेटस। और इसमें से भी एक ही क्वेश्चन आया था। देखो ये सब तो हमने देख लिए, ये हो गया। हाँ ये देखो 2023 में एक क्वेश्चन आया था, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हैविंग किडनी एंड डंबल शेप गार्ड सेल्स इन स्टोमाटा। बस इतना ही क्वेश्चन आया है इस टॉपिक में से। तो चलो देख लेते हैं, किडनी शेप एंड डंबल शेप स्टोमाटा गार्ड सेल्स कौन से प्लांट में देखने को मिलते हैं। ओके 6.13 कहाँ गया? हाँ तो ये देखो कहाँ गया, दे आर किडनी शेप इन डायकोटिलिडॉन्स एंड डंबल शेप इन ग्रासेस। डायकोटिलिडॉन्स में किडनी शेप एंड डंबल शेप इन ग्रासेस। रुको यहाँ पे और एक एग्जांपल है। हाँ प्लांट कौन सा प्लांट है जिसमें दोनों शेप के गार्ड सेल्स है, किडनी शेप गार्ड सेल्स एज वेल एज डंबल शेप गार्ड सेल्स? साइप्रस प्लांट। कौन सा प्लांट आएगा इधर पे? साइप्रस। इसका आंसर क्या आएगा? साइप्रस। और ये साइंटिफिक नेम है तो इसको अंडरलाइन करो, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है चलो देखते हैं। ओके अभी इसमें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी सबसे पहली बात स्टोमाटा के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्टोमाटल अपैरेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैस एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि अगर आपका स्टोमाटा खुलेगा नहीं तो वाटर बाहर नहीं जाएगा, वाटर बाहर नहीं जाएगा तो CO2 अंदर नहीं आएगा। सो स्टोमाटा को खुलना बहुत जरूरी है गैस एक्सचेंज करने के लिए और ट्रांसपिरेशन करने के लिए। स्टोमाटा के अपैरेटस में क्या क्या होता है? स्टोमाटा, गार्ड सेल्स एंड एक्सेसरी सेल्स। स्टोमाटा का शेप देखो, ये जो अंदर का होल है इसको बोलेंगे स्टोमाटा पेयर। ये जो साइड साइड में ग्रीन कलर के सेल्स हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। और बाजू बाजू में जो हेल्पर सेल्स है इनको बोलते हैं एक्सेसरी सेल्स या सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स। अगर अब हम शेप की बात करें तो गार्ड सेल्स मुझे डायकॉट प्लांट्स में कैसे टाइप के गार्ड सेल्स देखने को मिलते हैं? किडनी शेप के गार्ड सेल्स, असे गार्ड सेल्स आपल्याला बघायला मिळते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमको ऐसे डंबल शेप गार्ड सेल्स देखने मिलेंगे, ऐसे डंबल शेप। ये देखो इधर पे ऐसे डंबल शेप गार्ड सेल्स देखने मिलेंगे, दिस इज डंबल शेप गार्ड सेल्स। ओके दिस इज किडनी शेप गार्ड सेल्स। और अगर साइप्रस प्लांट की बात करें तो इसमें किडनी शेप गार्ड सेल्स भी है, डंबल शेप गार्ड सेल्स भी है। सेल का टाइप, ये जो गार्ड सेल्स है क्या ये लिविंग टिश्यू है? यस दे आर लिविंग सेल्स। इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है। इनका वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है? ये गार्ड सेल्स का जो इनर वॉल है, दिस इनर वॉल इज थिक एंड इट इज इनइलास्टिक। और जो बाहर का वॉल है, आउटर वॉल, दिस आउटर वॉल इज पतला एंड इट इज स्ट्रेचेबल। तो ये गार्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। गार्ड सेल्स में आपको ऐसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर क्लोरोप्लास्ट। दे डू फोटोसिंथेसिस बट दे डू पुअर फोटोसिंथेसिस। सो गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा।
so that gas exchange and water exchange can take place. So they regulate stomata opening and closing by changing shape through turgor pressure variations. मतलब हमारे गार्ड सेल्स को कितना पानी मिल रहा है उसके बेसिस पे ये ओपन और क्लोज होता है, ठीक है, ओके। अभी स्टोमाटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है, स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म। ये देखो हमारे गार्ड सेल्स को कितना खाना मिल रहा है, उसका टर्जिडिटी क्या है, उसके बेसिस पे उसका ओपनिंग और क्लोजिंग मैटर करता है। अगर मैं दिन के टाइम की बात करूं तो दिन में गार्ड सेल्स पानी एब्जॉर्ब करके मोटे हो जाते हैं। देखो दिन में जब गार्ड सेल्स को पानी मिलता है, ये देखो पानी मिला तो गार्ड सेल्स ओपन हो गए, जब गार्ड सेल्स ओपन होते हैं तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है। सो दिन के टाइम पे गार्ड सेल्स को पानी मिलता है जिसकी वजह से गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और इसके वजह से गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, उनकी जो इनर वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिसकी वजह से स्टोमाटा ओपन हो जाता है। पर रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे पानी इवेपोरेशन स्टॉप हो जाता है। सो रात के टाइम पे एक्सोस्मोसिस होगा, यानी गार्ड सेल्स में से पूरा पानी निकल जाएगा। अगर गार्ड सेल्स का पानी निकल गया तो गार्ड सेल्स फ्लैट हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा। देखो पानी निकल गया ना, पानी बाहर चला गया, H2O बाहर चला गया तो आपका स्टोमाटा बंद हो जाता है। सो गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं। थियोरीज एक्सप्लेनिंग स्टोमाटल मूवमेंट, दो थियोरी हमको दिया गया है, एक स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थियोरी, ये थियोरी सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक प्रोटोन ट्रांसपोर्ट थियोरी। ये थियोरी स्टूवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1964 में। इस थियोरी में मेन फोकस है फॉस्फोराइलेज एंजाइम के ऊपर। ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, इट कन्वर्ट्स, दिस इज द फॉस्फोराइलेज एंजाइम, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर ड्यूरिंग डे टाइम। जितना ज्यादा शुगर बनेगा उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा टर्जिडिटी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा टर्जिडिटी बढ़ेगा गार्ड सेल्स ओपन होंगे, योर गार्ड सेल्स विल ओपन। तो दिन के टाइम पे गार्ड सेल्स ओपन होते हैं बिकॉज ऑफ शुगर फॉर्मेशन, क्योंकि सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। सो दिन के टाइम पे क्या होता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। जितना शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा सेल पानी पिएगा, जितना ज्यादा सेल पानी पिएगा उतना ज्यादा सेल टर्जिड होगा और गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगे। रात के टाइम पे क्या होता है, हम शुगर को वापस स्टोर कर देते हैं, तो रात के टाइम पे शुगर इज कन्वर्टेड बैक टू स्टार्च। अगर शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो अब ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जिसकी वजह से पानी बाहर चला जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगा, और एक्सोस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल्स चपटे हो जाएंगे और स्टोमाटा फिर से बंद हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी में फॉस्फोराइलेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। शुगर मॉलिक्यूल्स, देखो स्टार्च इज मेड अप ऑफ शुगर, अगर मैं ये स्टार्च को छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करूं तो मेरे सेल्स को प्यास लगेगी ना, इसीलिए वो स्टोमाटा ओपन होता है। रात में उसका उल्टा होता है। प्रोटोन ट्रांसपोर्ट थ्योरी लेविट नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इन्होंने क्या बताया था कि यहाँ पे भी सेम, दिन के टाइम पे स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड एंड दिस मैलिक एसिड सेपरेट्स टू फॉर्म मैलेट एंड प्रोटॉन्स। इधर देखो दिन के टाइम पे क्या हो रहा है, योर स्टार्च, अपना जो स्टार्च है वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, और ये मैलिक एसिड जब सेपरेट होता है तो हमको मिलता है मैलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब हमारे जो सब्सिडरी सेल्स है, हे बघा हे जे आपले सब्सिडरी सेल्स आहेत ना, ये सब्सिडरी सेल्स के पास पोटेशियम आयन्स है। तो ये सब्सिडरी सेल्स क्या करते हैं, मैलेट के हाइड्रोजन आयन्स के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। ये जो सब्सिडरी सेल्स है, सब्सिडरी सेल्स के पास जो पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन अंदर चला जाएगा और हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाएगा। तो अब ये जो मैलेट था ये मैलेट बन जाएगा पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट की वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से गार्ड सेल्स बढ़ेंगे और स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। मतलब दोनों थियोरी सेम है। यहाँ पे स्टार्च से शुगर फॉर्म हुआ इसीलिए वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्च से मैलेट बन रहा है और मैलेट जो है वो सेपरेट हो जाता है। मैलेट जब सेपरेट होता है तो वी गेट हाइड्रोजन आयंस, दिस हाइड्रोजन आयंस आर एक्सचेंज्ड विद पोटेशियम आयंस, और ये पोटेशियम आयंस की वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है जिसकी वजह से सेल को और ज्यादा प्यास लगती है। जब सेल को प्यास लगेगी तो पानी पिएगा सेल, जब सेल पानी पिएगा तो गार्ड सेल्स मोटे हो जाएंगे, जब गार्ड सेल्स मोटे हो जाएंगे तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। रात के टाइम पे उल्टा होता है, एब्सिसिक एसिड यानी हमारा स्ट्रेस हार्मोन, इट प्रिवेंट्स अपटेक ऑफ पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयंस मेकिंग गार्ड सेल्स हाइपोटोनिक। मतलब रात के टाइम पे क्या होगा, एब्सिसिक एसिड वाटर एब्जॉर्प्शन स्टॉप कर देता है,
तो वाटर बाहर निकल जाता है सेल में से, सेल चपटा हो जाता है और स्टोमाटा बंद हो जाता है रात के टाइम पे। ट्रांसपीरेशन का एडवांटेजेस क्या है? प्लांट में से जो पानी निकलता है उसके एडवांटेजेस क्या है? एक्स्ट्रा पानी प्लांट में नहीं रहने देगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा क्योंकि पानी इवेपोरेट होते जाएगा, तो बिना एनर्जी के भी हम वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पानी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि ट्रांसपीरेशन की वजह से ही स्टोमाटा ओपन होता है और गैस एक्सचेंज होता है, और सेल की टर्जिडिटी भी मेंटेन होती है। अब और ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी कूल बना के रखता है क्योंकि प्लांट में से जब पानी निकलता है तो आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा रहता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया, बहुत ज्यादा पानी इवेपोरेट हो गया, तो हमारा लीफ ड्राई होके मुरझा जाएगा। इट कैन कॉज विल्टिंग और इवन डेथ ऑफ द प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो बट इट इज डेंजरस ऑल्सो। ये किसने बताया था? कर्टिस नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या बोला? ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। इविल मतलब बुरी चीज, लेकिन ये जरूरी है, ऐसी बुरी चीज जो जरूरी है। फॉर स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन टू अकर, स्टोमाटा मस्ट रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे। देखो, अगर स्टोमाटा करना है, स्टोमाटा में से वाटर इवेपोरेट करना है तो स्टोमाटा को खुला रखना पड़ेगा। पर अगर स्टोमाटा को ज्यादा टाइम तक खुला रखा तो गैस एक्सचेंज होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक है, जब आपका स्टोमाटा ओपन है। लेकिन अगर स्टोमाटा रुक गया, जैसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टॉप हो गया, स्टोमाटा बंद हो गया, तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। और अगर ज्यादा स्टोमाटा ओपन रखा तो प्लांट ड्राई हो जाएगा। मतलब स्टोमाटा को ज्यादा टाइम तक खुला भी नहीं रख सकते और उसको बंद भी नहीं रख सकते, उसको प्रॉपर टाइम पे खोलना और बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल कॉज डेथ ऑफ द प्लांट। So transpiration cannot be completely avoided, making it a necessary evil. And here we are done with this chapter. तो आई होप आपको ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ने में मजा आया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स बता दिए, कहाँ से क्या लिखना है। अब नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 11 के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ और जल्दी आने वाली है वीडियो, 2-3 दिन में आपके पास आ जाएगी। 3 फरवरी तक आपको चैप्टर 11 की वीडियो मिल जाएगी और फिर जितने भी बचे हुए चैप्टर्स है बैक टू बैक आपको मैं वो कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अभी तक अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट नहीं चेक किया है तो मॉक टेस्ट जाके आप परचेस कर सकते हो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो सीईटी की। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारा फ्री मटेरियल आने वाला है, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि महाराष्ट्र बोर्ड के सभी बच्चों को ये फ्री मटेरियल मिल सके। So please like this video, share it with your friends, subscribe to our channel and stay tuned. Next chapter will be chapter number 11. I'll see you all very soon. All the best. Bye bye. Take care.